और एक आरपीएससी की बहुत बड़ी भर्ती एसीएफ उसका एग्ज़ाम है। साथ ही साथ पटवार के अलावा फार्मासिस्ट और एक राजस्थान की और बड़ी भर्ती आ रही है, वो भर्ती है रीट और फार्मासिस्ट, इन्वेस्टिगेटर। इन सभी परीक्षाओं में राजस्थान भूगोल का एक बड़ा हिस्सा होगा जो आपके लिए वरदान साबित होगा। यदि आपने ये वीडियो ढंग से देख लिया, यदि आपने ये वीडियो पूरा मन और मस्तिष्क को कंट्रोल में करते हुए देख लिया, तो मैं वादा करता हूँ आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। दोस्तों, यदि आपने ये वीडियो देख लिया तो अब आपको दूसरे वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इस वीडियो को ज़रूर देखें और देखने के बाद कमेंट्स बॉक्स में अपने विचार ज़रूर साझा करें। दोस्तों, मैंने आपसे एक वादा किया था, अप्रैल 2021 से पहले आप सभी की सरकारी नौकरी कैसे लगे, इसके लिए मुझे कितनी मेहनत करनी पड़े वो मैं कर रहा हूँ और करता रहूँगा जब तक कि आप सफल न हो जाएं। क्योंकि दोस्तों, मेरा एक नैतिक कर्तव्य बनता है कि मेरे छोटे भाई बहन जो कि किसी दूसरे यूट्यूब चैनल के चक्कर में आकर या किसी अन्य साइट के चक्कर में आकर के अपनी पढ़ाई बाधित ना करें, इसके लिए सही दिशा में प्रयास करना ज़रूरी होता है। आज सही दिशा में प्रयास के लिए और आपकी सफलता सुनिश्चित करने के लिए राजस्थान भूगोल का ये महा मेगा वीडियो, जिसको मैं सुपर से सुपर डुपर महा मेगा वीडियो कह सकता हूँ, दोस्तों मैं लेकर के आया हूँ और मुझे पूरा विश्वास है ये वीडियो आप देखेंगे। और जब ये वीडियो आपका पूरा हो जाए और उसके बाद आप जब कमेंट्स बॉक्स में आओगे और एक बात लिखोगे कि आपका अनुभव कैसा रहा इस वीडियो को देखने के बाद, तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपका तन बदन सब खुश हो जाएगा और आपकी सरकारी नौकरी की जो आपने प्रण ले रखा है, जो आपका लक्ष्य है, वो निश्चित तौर पर आपको प्राप्त होगा। जब आपको लक्ष्य मिलेगा, जब आपको सरकारी नौकरी मिलेगी, तो मुझे भी खुशी होगी, साथ ही साथ आपके माँ बाप का नाम रोशन होगा और परिवार में आपकी इज्जत बनेगी। और जब गांव गृहस्थी में जाएंगे तो लोग आपको इज्जत से देखेंगे, आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी, आप समाज के सामने एक अतुलनीय उदाहरण के रूप में सामने आएंगे। दोस्तों, सरकारी नौकरी प्राप्त करना वर्तमान का बहुत बड़ा रोल है और सरकारी नौकरी प्राप्त करनी ही चाहिए क्योंकि स्थायित्व प्रदान करती है। दोस्तों, मैं कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा पूछे गए इन सभी प्रश्नों को आपके सामने रखने जाऊंगा। बारी बारी से आप प्रत्येक प्रश्न को देखेंगे। प्रत्येक प्रश्न की इतनी शानदार व्याख्या कहीं आपको नहीं मिलेगी। इसके लिए आपको केवल और केवल वीडियो देखना है। ख़ास तौर से आने वाली परीक्षाओं में जब भी आपके एग्ज़ाम हॉल में आप बैठेंगे तो आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ये मुझे पूरा विश्वास है, आशा भी है। और दोस्तों, मैं गारंटी तो नहीं लेता, लेकिन विश्वास के साथ कह सकता हूँ आपकी सफलता सुनिश्चित करने में ये वीडियो इतनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा जितनी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। दोस्तों, आप सभी मेरे छोटे भाई बहन हैं, मैं आपको गुमराह नहीं करूँगा, केवल और केवल सत्य से परिचित कराऊँगा। ये वीडियो देख लो और आपका काम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों शुरू करते हैं राजस्थान भूगोल के इस सुपर डुपर महा मेगा वीडियो की। लगभग 25 घंटे का ये वीडियो है, तो दोस्तों आपको 25 घंटे देखना है, तो मजबूती के साथ, दृढ़ संकल्प के साथ आइए मेरे साथ शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर लेकर के आ रहा हूँ। चलिए दोस्तों देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। विभागों में कितनी बार कर सकते हैं, यानी ये कह रहा है कि राजस्थान को कितने भौतिक विभागों में बांटा गया है। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन का उत्तर नंबर 4 होगा, यानी उत्तर नंबर 2 और वैसे 4 भाग। ठीक है, पश्चिमी मरुस्थलीय मैदान, दूसरा मध्यवर्ती अरावली प्रदेश, तीसरा है पूर्वी बेसिन मैदान और चौथा है दक्षिणी पूर्वी हाड़ौती पठार। दोस्तों, जो पहला है पश्चिमी मरुस्थलीय मैदान, जो कि राज्य के लगभग 61.11% भूभाग पर फैला हुआ है, जहां 40% जनसंख्या निवास करती है। दोस्तों, प्लास्टोसीन जो युग था, उस युग के उत्तर में, यानी जब प्लास्टोसीन युग समाप्त होने को था, तब पश्चिम मरुस्थलीय मैदान बने थे। ये 2 भाग में है, रेतीला शुष्क मैदान
और एक है अर्ध शुष्क मैदान। दूसरा है मध्यवर्ती अरावली पर्वतीय प्रदेश, जो कि राज्य के लगभग 9.3% भूभाग पर फैला हुआ है, जहां 12 जिले इसमें शामिल है। प्री कैम्ब्रियन युग में मध्यवर्ती अरावली पर्वतीय प्रदेश बना। तीसरा है पूर्वी बेसिन मैदान, जो कि प्लास्टोसीन युग के प्रारंभ काल में बना था। यह राज्य के 23.03% भूभाग पर फैला हुआ है, जहां राज्य की 39% जनसंख्या निवास करती है। चौथा बच गया दक्षिणी पूर्वी हाड़ौती का पठार, जो कि राज्य के लगभग 6.98% यानी लगभग 7% भूभाग पर फैला हुआ है, जहां राज्य के 7 जिले शामिल हैं और यहाँ 11% जनसंख्या निवास करती है। दोस्तों इसके 2 भाग है, एक विंध्यन भूमि, दूसरा है दक्कन का लावा भूमि। दक्षिणी पूर्वी हाड़ौती पठार वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, एक बार क्वेश्चन आया था, याद रखना, क्रिटेशियस युग का है। दक्षिणी पूर्वी भाग यानी दक्षिणी पूर्वी पठारी जो हाड़ौती का पठार है वो किस युग का है? क्रिटेशियस युग का है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक और अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन। पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र का क्षेत्रफल लगभग है। दोस्तों 4 ऑप्शन अपने सामने हैं। इस प्रश्न का उत्तर नंबर तीसरा देखो 1,75,000 स्क्वायर मीटर होगा। दोस्तों हमारे भारत के गुजरात, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा 4 राज्यों में फैला हुआ है थार का मरुस्थल, और पाकिस्तान के सिंध प्रांत में फैला हुआ है। दोस्तों यदि देखा जाए कि भारत और पाकिस्तान के दोनों भूभाग यानी पाकिस्तान का सिंध प्रांत और भारत के गुजरात, हरियाणा, राजस्थान और पंजाब सबको मिलाकर के देखा जाए तो यहाँ थार का मरुस्थल लगभग 2,33,100 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जिसमें केवल और केवल राजस्थान की यदि हम बात करें तो राजस्थान में फैला हुआ है 1,75,000 स्क्वायर मीटर। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहाँ लगभग 40% जनसंख्या निवास करती है। दोस्तों आपको याद होगा हमारे देश में डेजर्ट ब्लॉक 142 है और 142 डेजर्ट ब्लॉक में से 85 डेजर्ट ब्लॉक केवल और केवल राजस्थान में है। चलिए अगला क्वेश्चन, अरावली प्रदेश का भाग नहीं है। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि अरावली के 4 भाग हैं और इनमें से कौन सा है जो अरावली का भाग नहीं है? दोस्तों चौथा ऑप्शन देखो, विंध्यन खंड, ये अरावली का भाग नहीं है। अरावली को यदि हम इस प्रकार से राजस्थान में बांट दें दोस्तों, तो यहाँ ऊपर का जो खंड है इसको कहते हैं अलवर खंड। क्या कहते हैं? अलवर खंड। और इसका पूरा नाम है उत्तरी पूर्वी निम्न अरावली प्रदेश। उसके बाद ये जो खंड है इसको कहते हैं जयपुर खंड। क्या कहते हैं? जयपुर खंड। मध्यवर्ती अरावली प्रदेश जिसको कह सकते हैं। और तीसरा ये वाला जो खंड है इसको बोलते हैं उदयपुर खंड। क्या बोलते हैं? उदयपुर खंड। मेवाड़, चट्टानी क्षेत्र और भोराट का पठार। अंत में बच गया ये भाग जिसको बोलते हैं आबूखंड या दक्षिणी उच्च अरावली प्रदेश। तो ये 4 भाग है अरावली के। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। पूर्वी बेसिन मैदान का भाग नहीं है। दोस्तों पूर्वी बेसिन मैदान जो कि राजस्थान का, जैसे मैंने आपको बताया कि राजस्थान के 4 भौतिक प्रदेश हैं, इन 4 भौतिक प्रदेशों में एक भौतिक प्रदेश है पूर्वी बेसिन मैदान। दोस्तों पूर्वी बेसिन मैदान के बारे में आपको मैंने बहुत कुछ बताया, फिर भी बता देता हूँ एक बार और। यहाँ 23.03% भूभाग है राजस्थान का। 39% जनसंख्या निवास करती है और यहाँ 10 जिले इसमें शामिल है। दोस्तों यहाँ पर चंबल बेसिन है और बनास बेसिन है और 56 बेसिन है, और यानी माही बेसिन कह सकते हो ये है, जबकि लूणी बेसिन इसमें शामिल नहीं है। दोस्तों लूणी बेसिन जो है वो आपको मैंने पहले बता रखा है कई बार, पश्चिमी मरुस्थलीय मैदान का एक भाग, अर्ध शुष्क मैदान का एक पार्ट है लूणी बेसिन दोस्तों, जिसको हम गोडवाड़ प्रदेश भी कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, बालुका स्तूपों का प्रकार नहीं है। दोस्तों यहाँ हम बालुका स्तूपों के बारे में बात करेंगे तो बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है दोस्तों ये बालुका स्तूप से संबंधित। देखेंगे दोस्तों पैराबोलिक, बिल्कुल पैराबोलिक एक प्रकार का बालुका स्तूप है। जिसको हम कह सकते हैं कि वनस्पति और समतली मैदान के उत्पाटन से बनने वाला बालुका स्तूप क्या कहलाता है? पैराबोलिक। तो दोबारा सुन लें,
पैराबोलिक जो होता है ना, वो होता है वनस्पति और समतली मैदान के बीच उत्पाटन से बनता है पैराबोलिक। ठीक है। और उसके बाद में यदि हम बात करें बरखान की, तो बरखान की भी बालू का स्तूप होता है। बरखान को अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप भी कहते हैं, गतिशील रंध्रयुक्त नवीन बालू का स्तूप भी कहते हैं। दोस्तों कहते हैं कि ये रेत के अर्धचंद्राकार बड़े बड़े टीले होते हैं जो गतिशील होते हैं। राजस्थान के चूरू के भालेरी में, जैसलमेर में, सिक्कर में, लूणकरणसर में और सूरतगढ़ में, ओशियाँ और करणी माता में ये श्रृंखलाबद्ध मिलते हैं ये बरखान। तीसरा है नहीं रेखीय। दोस्तों ये रेखीय बेसिन है, बिल्कुल ये भी सही है। रेखीय जो बेसिन होते हैं उसको हम रेखीय बालू का स्तूप कहते हैं, अर्थात पवनानुवर्ती बालू का स्तूप, जो कि पवन के समांतर बनते हैं। यानी मैं कह सकता हूँ जहाँ पवन चलती है तो उस पवन के समानांतर विकसित होने वाले जो बालू का स्तूप होता है वो रेखीय बालू का स्तूप होता है। जबकि चौथा ऑप्शन देखो दोस्तों, इंसलबर्ग। ये इंसलबर्ग जो है ये एक प्रकार के बालू का स्तूप नहीं है दोस्तों। हमारे पश्चिमी राजस्थान के खास तौर से जहाँ पर पथरीला मरुस्थल है वहाँ पर ये चीज़ें देखने को मिलती है, इंसलबर्ग। तो दोस्तों ये इंसलबर्ग जो है ये मरुस्थलीय प्रदेश में पवन के मार्ग में, देखो मरुस्थलीय मार्ग है, मैं कह सकता हूँ ये मरुस्थलीय प्रदेश है, और यहाँ जब पवन चलेगी तो पवन के मार्ग में बीच बीच में नीस ग्रेनाइट नामक कठोर अवरोधी चट्टानें आ जाती है, जिससे क्या होता है कि पवन अप्रदन द्वारा पर्वतीय टीले बन जाते हैं। इस प्रकार से जो टीले बनते हैं वो क्या कहलाते हैं, इंसलबर्ग कहलाते हैं। तो ध्यान रखना, पर्वतीय टीले हैं ये एक प्रकार से इंसलबर्ग, जो कि अवरोधी चट्टानों के कारण बनते हैं पवनों के सामने। तो ये बालू का स्तूप नहीं है दोस्तों, तो उत्तर हमारा इंसलबर्ग हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। लूणी की सहायक नदी नहीं है। दोस्तों लूणी नदी नागपाड़ अजमेर से निकलती है और कच्छ की खाड़ी में जाकर विलुप्त हो जाती है। इसकी बाईं और दाईं जो नदियां हैं उनकी बात करें तो बाईं ओर से जो नदी निकलती है उसका नाम देखें दोस्तों, सूकड़ी, मीठड़ी, बांडी, खारी, जवाई, लीलड़ी, गुइया, सागी, ये बाईं ओर से निकलती है। जबकि दाईं ओर से निकलती है जोजड़ी। दोस्तों जबकि ये जो मेंथा नदी है, मेंढा या मेंथा, ये लूणी नदी की सहायक नदी नहीं है दोस्तों। ये जयपुर में मनोहरपुरा की पहाड़ी से निकल करके सांबर झील में गिरती है, अर्थात ये लूणी नदी की सहायक नदी नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। जालोर सिवाना की पहाड़ियाँ बनी है। दोस्तों जालोर सिवाना की जो पहाड़ियाँ हैं, इस क्वेश्चन का उत्तर नंबर 3 होगा, जालोर ग्रेनाइट तथा रायोलाइट से बनी है। उत्तर नंबर क्या होगा, तीसरा बिल्कुल सही है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। जालोर ग्रेनाइट से निर्मित पहाड़ियाँ होती है। यानी दोस्तों इस पेपर में यदि आप क्वेश्चन देखेंगे तो प्रत्येक टॉपिक से 2-2 क्वेश्चन एक साथ उठाए गए हैं। ठीक है, हाँ ये ज़रूर है कि ये 2016 में पेपर हुआ था, क्योंकि वर्तमान में तो बहुत ही सोच समझ करके पेपर बनाए जाते हैं। पर जब शुरू में कर्मचारी चयन बोर्ड का गठन हुआ तब पेपर बड़े शानदार बने थे, बहुत ही हार्ड क्वेश्चन पूछे जाते थे। दोस्तों यदि इस पेपर में पूरे ढंग से यदि आपने इस पेपर को इस वीडियो के माध्यम से देख लिया तो सच में आपको बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि इसमें ऐसे ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपने कभी सुने भी नहीं होंगे, देखे भी नहीं होंगे। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल रहे हैं। इस क्वेश्चन का जो उत्तर होगा, जालोर ग्रेनाइट से निर्मित पहाड़ियों का गुंबदाकार होगा। आप इंसलबर्ग भी कह सकते हो, इनसेलबर्ग भी बोल सकते हो। इनसेलबर्ग प्रकार की पहाड़ियाँ होती है, यानी एक प्रकार से किस प्रकार की पहाड़ियाँ हैं दोस्तों, ये पर्वतीय टीले, एक प्रकार से ये पर्वतीय टीले होते हैं गुंबदाकार। इंसलबर्ग भी बोल सकते हो और इन्हें गुंबदाकार भी। तो ये जालोर ग्रेनाइट से निर्मित पहाड़ियाँ होती है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है। निम्न में से अंतर पर्वतीय मैदान नहीं है। दोस्तों इनमें से अंतर पर्वतीय जो मैदान है वो कौन सा नहीं है। दोस्तों इस क्वेश्चन का उत्तर नंबर 4 देखो, कपासन चित्तौड़, ये अंतर पर्वतीय मैदान नहीं है। बाकी अजमेर अंतर पर्वतीय है, ब्यावर अंतर पर्वतीय है और पिसांगन ये भी अंतर पर्वतीय है। तो कपासन नहीं है, उत्तर नंबर 4 होगा। अगला क्वेश्चन है, सेंदड़ा स्टेशन के पास चट्टानें आकृति में पाई जाती है। दोस्तों ये जो सेंदड़ा स्टेशन है, इस स्टेशन के पास जो चट्टानें हैं उन चट्टानों की आकृति है सर्पाकार। किस प्रकार की है, सर्पाकार है। सेंदड़ा स्टेशन पाली में है और अर्थात सर्पाकार कह सकते हो, सर्प मुख कह सकते हो, और इन्हें फन
जैसी आकृति वाली भी कह सकते हो आपको। तो इस क्वेश्चन का उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर नंबर 3 हो जाएगा। कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच का पठार की स्थिति है। दोस्तों कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच का जो पठार है उस पठार को हम क्या कहते हैं, बोराट का पठार। स्थानीय भाषा में इसका नाम क्या है, बोरत यानी बोराट का पठार। उत्तर नंबर 2 होगा। उदयपुर के उत्तर पश्चिम में स्थित है। अरावली का आंतरिक अगम्य क्षेत्र है और स्थानीय भाषा में इसे बोराट का पठार कहते हैं। कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच है। यूँ कह सकते हैं राजसमंद और उदयपुर के बीच है। वेरी इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन है, गुरु शिखर की ऊंचाई है। दोस्तों गुरु शिखर की ऊंचाई सामान्यतः हम कई बार पढ़ते हैं 1722 मीटर, लेकिन इस किताब में आपको 1727 मिल रहा है। ये उत्तर नंबर 4 होगा। ठीक है। दूसरी सर्वोच्च चोटी शेर है, शेर जिसकी ऊंचाई 1597 मीटर है। तीसरी ऊंची चोटी है जिसका नाम है दिलवाड़ा, 1442 है। और चौथी है जरगा जो उदयपुर में पड़ती है, 1437 मीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। जयसमंद झील के पूर्व में पठार स्थित है। दोस्तों जयसमंद झील ये उदयपुर में है और इस झील के पूर्व में एक पठार है, उस पठार का नाम है लसाड़िया का पठार। दोस्तों हमारे भारत का सबसे उबड़ खाबड़ यदि पठार की बात करें तो सबसे ज़्यादा उबड़ खाबड़ पठार कौन सा है, लसाड़िया का पठार है। और ये पठार कहाँ है, जयसमंद झील के पूर्व में स्थित है। विच्छेदित है, कटापटा पहाड़ है, कटापटा पठार है, अनियमित धरातल वाला है दोस्तों। ठीक है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। संतों का शिखर से संबंधित है। दोस्तों 134 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, संतों का शिखर से संबंधित है। दोस्तों गुरु शिखर को क्या कहते हैं, संतों का शिखर। और संतों का शिखर किसने कहा, कर्नल टोड ने। चलिए 135 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चूलिया जलप्रपात किस नदी पर है। दोस्तों ये चंबल नदी पर है। उत्तर नंबर 3 होगा। भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ के निकट है चंबल नदी पर और इसकी ऊंचाई है 18 मीटर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन हम लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 136 नंबर क्वेश्चन। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, 56 का मैदान किन के बीच है। दोस्तों 56 का मैदान, वैसे आपको एक बात बता देता हूँ, एक बार कर्मचारी चयन बोर्ड ने इस क्वेश्चन को ऐसे पूछा था जिसमें 3 जिले थे। एक ऑप्शन में 3 जिले थे, तो आपको बता देता हूँ। ये हमारा राजस्थान, ये हमारा बांसवाड़ा और ये डूंगरपुर और ये प्रतापगढ़ और यहाँ कुछ मात्रा में चित्तौड़। ठीक है, ये वाला। ठीक है। तो दोस्तों याद रखना, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और चित्तौड़ का ये वाला भूभाग जो है ये क्या कहलाता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये 56 का मैदान कहलाता है। क्या कहलाता है, 56 का मैदान। ठीक है, रट लेना, अच्छा क्वेश्चन है। यदि आ जाए डूंगरपुर तो उस डूंगरपुर को काट देना। ठीक है। तो ये 3 भाग हो जाएंगे, 3 जिले इसमें शामिल है। नंबर 1 बांसवाड़ा, नंबर 2 प्रतापगढ़ और नंबर 3 चित्तौड़। कर्मचारी चयन बोर्ड ने इस क्वेश्चन को ऐसे ही माना है। और जबकि 56 का मैदान है जिसको हम यूँ कह सकते हैं कि माही बेसिन में 56 गांव या नदी नालों का जो समूह है उसको हम क्या कहते हैं, 56 का मैदान कहते हैं। तो इस हिसाब से देखो दोस्तों, डूंगरपुर आ गया तो काट दो, और यहाँ बांसवाड़ा और कुशलगढ़ आ गया तो ये कुशलगढ़ तो बांसवाड़ा में ही है तो ये भी काट दो। अब बच गया चित्तौड़ और प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। तो इस हिसाब से देखा जाए तो इस क्वेश्चन का उत्तर आपको ये मानना पड़ेगा, बाकी ये क्वेश्चन डिलीट गया होगा। अगला क्वेश्चन है, दक्षिणी पूर्वी पठार के 2 भाग है। दोस्तों दक्षिणी पूर्वी पठार जिसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं पहले। दोस्तों दक्षिणी पूर्वी जो पठार है, वैसे वो मैंने आपको बताया था, इसको हाड़ौती का पठार भी कह सकते हो आप। और इसको मैंने आपको बताया था कि ये क्रिटेशियस युग का है, ये मैंने आपको बताया था क्रिटेशियस युग का है। तो दोस्तों इसके 2 भाग की बात करें तो एक तो है विंध्यन का पठार और दूसरा है दक्कन लावा का पठार। तो जहाँ तक है इस क्वेश्चन का उत्तर नंबर 2 बिल्कुल सही है, विंध्यन का पठार और दक्कन का पठार। वेरी इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन लेते हैं, ऊपरी माल का पठार मिल जाता है। दोस्तों ऊपर माल का जो पठार है, हम जब जानते हैं कि ऊपर माल का पठार कहाँ है, थोड़ी देर पहले मैंने इसके बारे में चर्चा भी की थी आपके सामने ऊपर माल के बारे में, कि ये भैंसरोडगढ़ चित्तौड़ से बिजोलिया भीलवाड़ा तक का पठारी भाग है, जिसको रियासत काल में स्थानीय भाषा में क्या कहते थे, ऊपर माल। और वैसे याद रखना दोस्तों, कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ऊपर माल का जो पठार है किसका भाग है, तो ये हाड़ौती पठार का भाग है। ठीक है, किसका भाग है, हाड़ौती पठार का भाग है। और ये बाद में किस में मिल जाता है, क्योंकि दोस्तों हाड़ौती का पठार जो है वो किससे मिला हुआ है, मालवा के पठार से मिला हुआ है। तो इस प्रकार से हाड़ौती का पठार किससे मिला हुआ है, मालवा से। तो ऊपर माल का जो पठार है वो किससे मिला हुआ है, मालवा से। एक ही बात है। चलिए दोस्तों, क्योंकि ऊपर माल का पठार किसका भूभाग है, हाड़ौती का ही भूभाग है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों।
राजस्थान की प्री कैम्ब्रियन चट्टानों का आधारभूत वर्णन किया है। 139 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। इस क्वेश्चन का उत्तर नंबर 1 नंबर होगा A.M. हेरोन। A.M. हेरोन ने प्री कैम्ब्रियन चट्टानों का आधारभूत वर्णन किया है। हम सब जानते हैं कि अरावली की उत्पत्ति प्री कैम्ब्रियन काल में ही हुई थी। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अरावली पर्वत किस प्रकार है दोस्तों? अरावली पर्वत जिसकी उत्पत्ति प्री कैम्ब्रियन युग में हुई, गोंडवाना लैंड का ये भाग है। अरावली प्रदेश ये अवशिष्ट प्रकार की है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट है। रेजिडुअल उत्तर नंबर 2 होगा, अवशिष्ट प्रकार की है दोस्तों। दक्षिणी पश्चिम में गुजरात के पालनपुर से शुरू होकर के उत्तर पूर्व में ये दिल्ली के रायसीना की पहाड़ी तक विस्तृत है। लगभग 80% भाग इसका यानी 550 किलोमीटर केवल और केवल राजस्थान में है, वेरी इंपॉर्टेंट। टोटल इसकी लंबाई 692 किलोमीटर है दोस्तों। ये है अरावली पर्वतमाला, ठीक है। बाप बोल्डर्स युग से संबंधित है दोस्तों। एक और बेहतरीन प्रश्न है, बाप बोल्डर्स युग। यदि आप पृथ्वी की जो मैं कह सकता हूँ पृथ्वी के जो चट्टानें हैं, उन चट्टानों की आयु निर्धारित करने के लिए जो कालक्रम है उस पे जाएं तो आपको समझ में आ जाएगा कि बाप बोल्डर्स युग, क्योंकि बाप नामक जगह है दोस्तों, ये बाप नामक जगह है जो जोधपुर में पड़ती है। कहाँ पड़ती है? जोधपुर में। तो देखा जाए तो ये बाप बोल्डर्स जो युग है वो किससे संबंधित है? तो ये कार्बोनिफेरस युग से होगा। वैसे बाप बोल्डर जो है ना, ये एक प्रकार की चट्टानें हैं जो कि जोधपुर के बाप के समीप मिलती है, और कहते हैं कि यहाँ पर बोल्डर्स के निक्षेप पाए जाते हैं जिसे हिम वाहित माना गया है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का उत्तर नंबर 3 होगा, कार्बोनिफेरस युग होगा। अगला क्वेश्चन 142 नंबर। राजस्थान में कौन सी जलवायु नहीं पाई जाती? दोस्तों राजस्थान में वैसे जलवायु 5 प्रकार की है, तो हम देखें तो कौन सी नहीं है, तो वो हमारे सामने देखो एकदम सीधा उत्तर है, ध्रुवीय प्रकार की जलवायु नहीं है। राजस्थान में 5 जलवायु प्रदेश है, जिसमें से शुष्क जलवायु है जहाँ 20 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, अर्ध शुष्क जलवायु जहाँ 20 से 40 सेंटीमीटर वर्षा होती है, और उपाद्र प्रकार की जलवायु जहाँ 40 से 60 सेमी वर्षा होती है, आर्द्र प्रकार की जलवायु जहाँ 60 से 80 सेंटीमीटर वर्षा होती है, और अति आर्द्र जलवायु जहाँ 80 से 100 सेंटीमीटर वर्षा होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 143 नंबर। राजस्थान के दक्षिण में होकर गुजरती है कर्क रेखा। उत्तर नंबर 3 होगा दोस्तों, कर्क रेखा। कर्क रेखा हम सब जानते हैं कि राजस्थान के डूंगरपुर और बांसवाड़ा दोनों जिलों से होते हुए निकलती है। यदि इसको ढंग से देखा जाए तो ये है आपका बांसवाड़ा और ये है डूंगरपुर, तो ये ऐसे गुजरती है। तो डूंगरपुर का तो चीखली गांव है और बांसवाड़ा का कुशलगढ़ जो तहसील है उसके बीचों बीच में से निकलती है आपकी कर्क रेखा, वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। राजस्थान का अधिकांश भूभाग है कर्क रेखा से ऊपर है, हम राजस्थान को उपोष्ण कटिबंध वाला भूभाग मान सकते हैं, ठीक है दोस्तों। जबकि डूंगरपुर और बांसवाड़ा का ये वाला इलाका उष्ण कटिबंध में आता है। अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा किस जिले से गुजरती है? तो दोस्तों डूंगरपुर बिल्कुल सही है, एकदम आसान सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 145 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? वर्षा ऋतु में मानसून हवाओं की दिशा होती है। दोस्तों वर्षा ऋतु में मानसून हवाओं की दिशा जो है वो उत्तर नंबर 3 देखो, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की हो रही होगी। ये हमारा राजस्थान है दोस्तों, ये लो, ये दक्षिण, ये पश्चिम, ये उत्तर, ये पूर्व, तो इस प्रकार से चलती है हवाएं दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए ये हमारा 45वां क्वेश्चन भी पूरा हो गया। अगला क्वेश्चन है, कोपेन ने जलवायु प्रदेश के वर्गीकरण का आधार माना है। दोस्तों जो 146 नंबर क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग यदि देखा जाए तो वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का रियल में उत्तर तो क्या होगा? तापमान। कहते हैं ना कोपेन ने वार्षिक और मासिक जो औसत तापमान है उसके आधार पर जलवायु का वर्गीकरण किया है, और राजस्थान में 4 प्रकार की जलवायु बताई है कोपेन ने। हम वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कोपेन का जलवायु वर्गीकरण राजस्थान में 4 प्रकार की जलवायु है, हम सब जानते हैं, BWHW, BSHW और AW और CWG, ये 4 प्रकार की जलवायु बताई है किसने? कोपेन ने। और औसत यानी वार्षिक और मासिक जो औसत तापमान है उसके आधार पर, ठीक है। जबकि यहाँ अगले क्वेश्चन पे हमें कोई एक और चीज़ मिलेगी, वो भी देखें दोस्तों। वर्षा को जलवायु प्रदेशों के वर्गीकरण का आधार, यानी वर्षा को किसने माना है? तो दोस्तों वर्षा को मानने का श्रेय जाता है थार्नवेट को। किसको जाता है? थार्नवेट को। कोपेन ने तो क्या बताया? तापमान और वर्षा वितरण और वनस्पति तीनों बताई है। थार्नवेट ने बताई है वर्षा और वनस्पति। लेकिन कहते हैं कि मुख्यतः 2 बातें इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखनी चाहिए। कोपेन ने मुख्यतः किसको माना है? तापमान को, और
थार्नवेट ने मुख्यतः किसको माना है? वर्षा को। ये बात याद रखनी है, ठीक है। थार्नवेट ने किसको माना है? वर्षा को। कोपेन ने किसको माना है? तापमान को, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, BWHW से अभिप्राय क्या है? दोस्तों ये हमारे पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है, खासतौर से पश्चिमी राजस्थान के जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, उत्तरी बीकानेर और पश्चिमी और दक्षिणी आपके जोधपुर में। और इसको बोलते हैं शुष्क उष्णकटिबंधीय मरुस्थल। उत्तर नंबर 2 होगा BWHW प्रकार की जलवायु, ठीक है दोस्तों। अब बच गया हमारे DAW प्रकार की जलवायु। ये किसने बताई थी? ये बताई थी थार्नवेट ने। DAW प्रकार की जो जलवायु है, ये जलवायु कहाँ पाई जाती है? दोस्तों इंपॉर्टेंट है ये हमारे बूंदी और सवाई माधोपुर में, मैं कह सकता हूँ उत्तर नंबर 3 होगा, बूंदी और सवाई माधोपुर ने। थार्नवेट ने जो 4 प्रकार की जलवायु बताई है, जिसमें एक बताया उसने CAW, जिसको शुष्क और शुष्क बोल सकते हैं, दूसरा बताया DAW और तीसरा बताया DBW और चौथा बताया EAD, जिसको हम एरिड बोल सकते हैं, शुष्क मरुद्भिद बोल सकते हैं। तो दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट था। इस प्रकार से यदि देखा जाए, DAW की बात कर रहे थे हम, तो DAW के अंदर पाली, बूंदी, अजमेर, सिरोही, जालोर, चित्तौड़, जयपुर, भीलवाड़ा, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली आदि जिले आते हैं। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन का उत्तर नंबर क्या हो जाएगा? 3। चलिए दोस्तों अंतिम क्वेश्चन देख लेते हैं आज का, EAD जलवायु। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया ये थार्नवेट का जलवायु वर्गीकरण है EAD, और EAD का मतलब होता है शुष्क या मरुस्थल। तो इस प्रकार से बाड़मेर और जैसलमेर इसका उत्तर हो जाएगा। मैंने यही आपको बात बताई थी। 121वां प्रश्न, इसमें 4 ऑप्शन आपके सामने, सूरतगढ़, जोड़बीड़, कोलायत, रामगढ़। दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर नंबर 2 होगा जोड़बीड़। जोड़बीड़ बीकानेर में पड़ता है। 1984 में यहाँ पर केंद्रीय ऊंट प्रजनन केंद्र की स्थापना हुई। ऊंट जो कि राजस्थान का राज्य पशु है, 19 सितंबर 2014 को एक अधिनियम के द्वारा इसे राज्य पशु घोषित करने की अधिसूचना जारी हुई। दोस्तों राजस्थान में ऊँटनी के दूध का प्रसंस्करण संयंत्र जो है वो 2018 के बजट में घोषित हुआ था, जयपुर में स्थापित किया गया है। ये ऊँट से संबंधित बात थी। चलिए दोस्तों 122वां क्वेश्चन लेते हैं। अगला प्रश्न, राजस्थान में गधों का मेला भरता है। दोस्तों राजस्थान में गधों का मेला जयपुर के अंदर भरता है, और जयपुर के अंदर लूणियावास गांव, जहां पर भावगढ़ बंदिया नामक जगह है, जहां खनकानी माता का मंदिर है। खनकानी जिसका दूसरा नाम मिलता है कल्याणी माता। दोस्तों ये कुमारों की कुल देवी है, और यहाँ माता के मंदिर के परिसर में गधों का मेला भरता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, खनकानी माता, कल्याणी माता, लूणियावास, जयपुर। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर लिए चलता हूँ। राजस्थान का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? दोस्तों 123 नंबर क्वेश्चन देखो। राजस्थान का प्रवेश द्वार भरतपुर को कहते हैं, गंगानगर को कहते हैं, कोटा या उदयपुर। दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर नंबर 2 होगा भरतपुर। भरतपुर को राजस्थान का प्रवेश द्वार भी कहते हैं, राजस्थान का पूर्वी द्वार भी कहते हैं। जबकि अलवर की बात करें तो अलवर को राजस्थान का सिंह द्वार कहते हैं, पूर्वी राजस्थान का कश्मीर कहते हैं, राजस्थान का स्कॉटलैंड कहते हैं अलवर को। वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न लेते हैं, जल महलों की नगरी। दोस्तों हिंदी के अंदर जो क्वेश्चन लिखे हुए हैं उनमें प्रोनाउंसिएशन जिसको हम कहते हैं, उच्चारण, ये सही नहीं है। आप इंग्लिश के उच्चारण आप देखेंगे तो एकदम सही है, सिटी ऑफ लेक प्लेसेस, है ना। जबकि हिंदी में देखो जल मटलों की नगरी, ये गलत लिखा हुआ है ना, कोई बात नहीं, आप याद रखें जल महलों की नगरी। दोस्तों जल महलों की नगरी हम डीग को कहते हैं, और डीग कहाँ पड़ता है? भरतपुर में। दोस्तों यहाँ पर 6 महल है, गोपाल भवन, सूरज भवन, हरदेव भवन, किशन भवन, नंद भवन, केशव भवन। दोस्तों इन महलों को घेरे हुए 2 झीलें हैं, एक गोपाल सागर, एक रूप सागर। अर्थात इन दोनों झीलों के द्वारा दोनों ओर से घिरे हुए होने के कारण इन महलों को जल महल कहा जाता है। ये डीग भरतपुर में है। अगला प्रश्न देखते हैं 125 नंबर क्वेश्चन, लोटागढ़ दुर्ग। दोस्तों लोटागढ़ नहीं है, ये लोहागढ़ दुर्ग है। हिंदी प्रोनाउंसिएशन जो है वो दोस्तों गलत है, ठीक है, तो आप इसे लोहागढ़ सुने। लोहागढ़ दुर्ग ये भरतपुर में है या बूंदी में है या कोटा में, अलवर में, तो हमारा उत्तर क्या होगा? भरतपुर। दोस्तों
महाराजा सूरजमल, जिसे जाटों का अफलातून कहते हैं, ने 19 फरवरी 1733 ईस्वी को लोहागढ़ किले का निर्माण कराया। दोस्तों ये दोहरी मिट्टी की प्राचीर से घिरा हुआ किला है और इसके चारों ओर गहरी खाई है और इस खाई में जो पानी आता है वो सुजान गंगा नहर के द्वारा आता है और सुजान गंगा नहर मोती झील से पानी लेकर आती है। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर मत्स्य संघ का उद्घाटन हुआ था लोहागढ़ किले में। चलिए दोस्तों, इसे लॉर्ड लेक का वाटरलू भी कहते हैं। लोहागढ़ के किले को क्या कहते हैं? लॉर्ड लेक का वाटरलू। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर लिए चलता हूँ। 126 नंबर प्रश्न देखो, राजस्थान का वह अभ्यारण्य है जो हरे कबूतरों के लिए प्रसिद्ध है। नंबर 1 सरिस्का, नंबर 2 केवलादेव, नंबर 3 रणथंभौर, नंबर 4 ताल छापर। दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर नंबर 1 होगा सरिस्का। अलवर में स्थित सरिस्का अभ्यारण्य जो कि हरे कबूतर के साथ साथ मोर के लिए भी प्रसिद्ध है, यानी यहाँ पर मोर भी पाए जाते हैं और हरे कबूतर भी देखने को मिलते हैं। जबकि केवलादेव घना पक्षी अभ्यारण्य भरतपुर जो है ये एक पक्षी विहार है, इसे पक्षियों का स्वर्ग कहते हैं, इसे घना पक्षी विहार भी कहते हैं। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर लिए चलता हूँ। राजस्थान में नोटों की स्याही बनाने वाला कारखाना स्थित है। दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर नंबर क्या होगा? भिवाड़ी, टपूकड़ा, तिजारा, अजमेर। दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर नंबर 1 भिवाड़ी अलवर है। यहाँ पर नोटों की स्याही बनाने का कारखाना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो दोस्तों अगले प्रश्न की ओर आपको लिए चलता हूँ। 84 खंभों की छतरी कहाँ स्थित है? दोस्तों इस पेपर में जो कि कर्मचारी चयन बोर्ड बनने के बाद मुझे लगता है ये दूसरा तीसरा ही पेपर था, तो इसमें क्या प्रोनाउंसिएशन जो है उच्चारण बहुत गलत है हिंदी का। कहीं किले के बारे में लोटागढ़ लिखा हुआ है, तो कहीं छतरी कहाँ को लिखा हुआ है कंटा स्थित है ना। तो आप इस पर न जाएं, इंग्लिश को देखेंगे तो आपको सही समझ में आ जाएगा। दोस्तों 84 खंभों की छतरी कहाँ है? कोटा में, बूंदी में, झालावाड़ में, झालरापाटन में। तो इस प्रश्न का उत्तर नंबर 2 होगा बूंदी। 84 खंभों की छतरी बूंदी में है। कहते हैं राव राजा अनिरुद्ध सिंह के समय उसके धाय भाई देवा की याद में 1613 ईस्वी में इस छतरी का निर्माण कराया गया। भगवान शिव को समर्पित ये छतरी है जो कि बूंदी में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चंबल फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स उद्योग स्थापित है। दोस्तों चंबल फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स उद्योग कोटा, रावतभाटा, शिवदासपुरा, गड़ेपान। तो इस प्रश्न का उत्तर नंबर 4 गड़ेपान होगा और गड़ेपान कहाँ पड़ता है? कोटा में। दोस्तों के बिड़ला समूह जो है उसका ही चंबल फर्टिलाइजर एंड केमिकल उद्योग है जो कि कोटा में है, कोटा के गड़ेपान में है और ये एक उर्वरक कंपनी है। दोस्तों यहाँ पर जो यूरिया बनाई जाती है उस यूरिया का नाम है, ब्रांड का नाम है उत्तम वीर यूरिया। वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। 130 नंबर प्रश्न, राजस्थान में प्रथम चीनी उत्पादन की मिल स्थापित की गई। 4 ऑप्शन हमारे सामने हैं, केशोरायपाटन, श्री गंगानगर, कोटा, भोपाल सागर। दोस्तों राजस्थान में सबसे पहले चीनी मिल की स्थापना हुई भोपाल सागर। भोपाल सागर में जो चीनी मिल है उसका नाम है द मेवाड़ शुगर मिल्स। भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ में है। इसका गठन यानी इसकी स्थापना 1932 में हुई। दोस्तों ये राजस्थान की प्रथम निजी क्षेत्र की चीनी मिल भी मानी जाती है, यानी राजस्थान की प्रथम चीनी मिल भी बोल सकते हो, राजस्थान की प्रथम निजी क्षेत्र की चीनी मिल भी आप इसे बोल सकते हो। इसके अलावा दी श्री गंगानगर की बात करें तो दोस्तों दी गंगानगर शुगर मिल्स जो कि शुरू में 1937 में जब स्थापित हुई तब ये निजी क्षेत्र की मिल थी। आगे चल कर के 1956 में इसे सार्वजनिक क्षेत्र की मिल बना दी गई। दोस्तों ये राजस्थान में सार्वजनिक क्षेत्र की प्रथम चीनी मिल मानी जाती है। गंगानगर के कमीनपुरा गांव में है अभी तो वर्तमान में, ये पहले गंगानगर में थी, इसे ट्रांसफ़र कर दिया है कर्णपुर तहसील के कमीनपुरा गांव में। चलिए दोस्तों एक और बात देख लेते हैं, केशोरायपाटन। दोस्तों ये बूंदी में स्थित है केशोरायपाटन। यहाँ पर जो शुगर मिल है इस शुगर मिल का गठन 1965 में हुआ। ये राजस्थान की एकमात्र ऐसी मिल है जो सहकारी क्षेत्र में है, अर्थात सहकारी क्षेत्र में तो है केशोरायपाटन 1965। गंगानगर शुगर मिल कौन सी है? ये सार्वजनिक क्षेत्र में है वर्तमान में। और भोपाल सागर कौन सी है? ये निजी क्षेत्र में है। ठीक है दोस्तों अगला प्रश्न,
मंगला, भाग्या और ऐश्वर्या क्या है? दोस्तों ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। नंबर 1 रॉक फॉस्फेट का खनन है, नंबर 2 हीरे की खान है, नंबर 3 राजस्थान की ऑयल फील्ड है, नंबर 4 हो है आग खनन है। दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर नंबर 3 देखें, राजस्थान की ऑयल फील्ड। राजस्थान के अंदर बाड़मेर सांचौर बेसिन, जहां पर केर्न एनर्जी द्वारा तेल के कुओं का उत्खनन किया जा रहा है और यहाँ से कच्चा तेल क्रूड ऑयल जो है वो निकाला जाता है। यहाँ पर तेल के कुएं जो है उनमें प्रमुख है मंगला, जो कि राज्य का ही नहीं देश का सबसे बड़ा तेल का कुआं माना गया है। दोस्तों मंगला के बाद भाग्या, ऐश्वर्या और वागेश्वरी यानी MBAV, ये 4 तेल के कुएं हैं जो कि ज़्यादा ही चर्चा में बने हुए हैं। दोस्तों यहाँ से निकला हुआ कच्चा तेल वर्तमान में गुजरात में जाता है, जहाँ पर रिफाइनरी है और उस रिफाइनरी में ये कच्चा तेल साफ़ किया जाता है। जबकि राजस्थान में भी रिफाइनरी की स्थापना करने की बात हो रही है और इसका रियल में शिलान्यास भी हो गया है 2018 में। दोस्तों ये पंचभद्रा के अंदर HPCL हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड की रिफाइनरी है, जिसमें राजस्थान सरकार और HPCL की हिस्सेदारी 74+26 है, यानी 26% हिस्सेदारी राजस्थान सरकार की है और 74% हिस्सेदारी HPCL की है। दोस्तों इसे 2022 तक पूरा किया जाएगा। अगले प्रश्न की ओर लिए चलता हूँ। छातों के लिए प्रसिद्ध है पाली, जयपुर, भरतपुर, फालना। दोस्तों छाते जो होते हैं जिनको हम बारिश में काम में लेते हैं, ये छाते राजस्थान के पाली ज़िले के फालना कस्बे में बनाए जाते हैं। यानी फालना कस्बे के छाते हमारे देश में प्रसिद्ध है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान में वित्त निगम की स्थापना कब की गई या कब हुई? नंबर 1 1995, नंबर 2 1955, नंबर 3 1950, नंबर 4 1991। दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर नंबर 2 होगा 1955। राजस्थान वित्त निगम 1955 में इसकी स्थापना हुई। इसका मुख्यालय जयपुर में है। दोस्तों लघु, मध्यम और वृद्ध जो MSME उद्योग होते हैं उनको दीर्घकालीन, वेरी इंपॉर्टेंट, दीर्घकालीन साख यानी ऋण देने के लिए राजस्थान राज्य वित्त निगम का गठन किया गया। तकनीकी शिक्षा प्राप्त युवाओं को स्वरोजगार देने हेतु ऋण प्रदान करने का काम भी राजस्थान वित्त निगम करता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है राजस्थान में अब्रक ईंट उद्योग स्थिति है। दोस्तों अब्रक ईंट की बात करें तो नंबर 1 भीलवाड़ा, नंबर 2 बांसवाड़ा, नंबर 3 हनुमानगढ़, नंबर 4 भरतपुर। इस प्रश्न का उत्तर नंबर 1 भीलवाड़ा होगा। भीलवाड़ा में अब्रक का उत्पादन सर्वाधिक होता है, यानी मैं कह सकता हूँ अब्रक एक प्रकार का खनिज है जो कि सबसे ज़्यादा मिलता है भीलवाड़ा में। भीलवाड़ा के कुछ जगह नंबर 1 दांता, नंबर 2 भुनास, नंबर 3 टुंका, नंबर 4 बनेडी, नंबर 5 फूलिया, यहाँ पर अब्रक मिलता है। अजमेर, राजसमंद, टोंक में भी अब्रक मिलता है। अब्रक तापरोधी ईंटें बनाने में काम में लिया जाता है, अर्थात अब्रक ईंट उद्योग भीलवाड़ा में संकेंद्रित है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। राजस्थान में भेड़ की वह कौन सी नस्ल की ऊन सर्वोत्तम है? यानी राजस्थान में भेड़ की वह नस्ल बतानी है जिसकी ऊन सबसे बेहतरीन होती है, श्रेष्ठतम होती है। नंबर 1 मगरा, नंबर 2 नाली, नंबर 3 मारवाड़ी, नंबर 4 चोकला। दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर नंबर 4 चोकला होगा। चोकला भेड़ जिसे भारतीय मेरिनो भी कहा जाता है। दोस्तों ये राजस्थान के शेखावाटी क्षेत्र में सिक्कर, झुंझुनू और चूरू में पाई जाती है। इसे भारतीय मेरिनो इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी ऊन जो है वो सर्वश्रेष्ठ किस्म की होती है। दोस्तों इसी के बाद हम एक और भेड़ की बात करें, मगरा की। मगरा भेड़ को बीकानेरी चोकला कहते हैं। ये पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है, खास तौर से बीकानेर, जैसलमेर, पुगल वगैरह में। दोस्तों इसके द्वारा जो ऊन दी जाती है वो मध्यम श्रेणी की ऊन होती है। चलिए दोस्तों 135 नंबर क्वेश्चन भी आपका पूरा हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान का पशुधन की दृष्टि से देश में स्थान कौन सा है? दोस्तों देश में पशुधन की बात करें 2019 के अंदर 20वीं पशुगणना जारी हो चुकी है। इसके तहत हमारे देश में सबसे ज़्यादा पशु जो है वो यूपी में है। सबसे ज़्यादा पशु कहाँ है? यूपी में। और दूसरा स्थान किसका है? राजस्थान का है। दूसरा स्थान आप याद रखें, उत्तर नंबर 2। दोस्तों 20वीं पशुगणना हो चुकी है, आंकड़े भी आ चुके हैं। राजस्थान में कुल पशुओं की बात करें तो 5,68,00,000 पशु है। 2012 की तुलना में पशुओं की संख्या घट करके कम हो गई है।
अर्थात 1.66% पशुओं की संख्या घट गई है। चलिए दोस्तों, ये था पशुओं की संख्या की बात। अगला प्रश्न लेते हैं। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? नंबर 1 कामा में, नंबर 2 सेवर में, नंबर 3 बटरोड में, नंबर 4 नदबई में। दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर नंबर 2 सेवर। सेवर नामक जगह भरतपुर में पड़ती है। 20 अक्टूबर 1993 को यहाँ पर राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र की स्थापना हुई। दोस्तों, फरवरी 2009 में इस अनुसंधान केंद्र का नाम बदलकर सरसों अनुसंधान निदेशालय कर दिया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सेवर भरतपुर। 138 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। राजस्थान में कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली कौन सी नदी है? इन चारों में से यदि नदी देखी जाए तो सोम, माही, जाखम, बांडी, चारों में से वो नदी है माही। माही नदी जो कि महंद झील मध्य प्रदेश के विंध्याचल की पहाड़ियों से निकलती है, राजस्थान के बांसवाड़ा में प्रवेश करती है, खांदू गांव में प्रवेश करके बाद में यू टर्न लेगी ऊपर आकर के डूंगरपुर होते हुए वापस गुजरात के महिसागर ज़िले में प्रवेश कर जाएगी। दोस्तों, बोरखेड़ा के निकट इसी नदी पर माही बजाज सागर बांध बना हुआ है। आगे चल कर के महिसागर जो कि गुजरात का ज़िला है, इस ज़िले में प्रवेश करने पर कडाना नामक बांध बना हुआ है। दोस्तों, ये नदी आगे चल कर के खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। इसकी सहायक नदियाँ जिसमें बाईं ओर से चाप और अनास नदी मिलती है, जबकि दाईं ओर से ईरू, सोम, जाखम, हरण, मोरेन और भादर नदियाँ आकर मिलती है। अगला क्वेश्चन 139 नंबर, थार पारकर क्या है? नंबर 1 भैंस, नंबर 2 गाय, नंबर 3 भेड़, नंबर 4 बकरी। दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर नंबर 2 गाय होगा। गाय यानी थार पारकर एक गाय की नस्ल है। वैसे इस थार पारकर नस्ल का उत्पत्ति स्थल मालानी बाड़मेर है, लेकिन वर्तमान में पश्चिमी राजस्थान जैसे जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर और जोधपुर में ये गाय पाई जाती है। दूध की दृष्टि से देखा जाए तो सर्वाधिक दूध देने वाली गाय जो है वो राठी है, और सर्वाधिक दूध देने वाली गाय की बात करें तो थार पारकर है। दोस्तों, राजस्थान के जैसलमेर जिले का प्रमुख पशुधन कौन सा है? थार पारकर गाय है। एक बार ये कर्मचारी चयन बोर्ड ने क्वेश्चन पूछा था। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। 140 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान में होर्स शू प्रकार की पहाड़ियाँ स्थित है। होर्स शू का मतलब होता है घोड़े की नाल। घोड़े की नाल जैसी आकृति वाला जिला तो चित्तौड़ है, जबकि घोड़े की नाल जैसी जो पहाड़ियाँ हैं वो बूंदी के रामगढ़ में है। दोस्तों, इसे हम अर्धचंद्राकार पहाड़ियाँ भी कह सकते हैं। अर्धचंद्राकार पहाड़ियाँ भी कह सकते हो, और इसे घोड़े की नाल जैसी पहाड़ियाँ भी कह सकते हो। ये रामगढ़ गांव बूंदी में है। वैसे रामगढ़ गांव बूंदी में भी है, झालावाड़ में भी है, रामगढ़ गांव सीकर में भी है, रामगढ़ गांव जैसलमेर में भी है, रामगढ़ गांव अलवर में भी है। लेकिन यहाँ जो पहाड़ियों की बात चल रही है ये रामगढ़ पड़ता है बूंदी में। दोस्तों, फर्स्ट ग्रेड के अंदर क्वेश्चन पूछा था राजस्थान के किस जगह में अर्धचंद्राकार आकार की रामगढ़ की पहाड़ियाँ देखने को मिलती है, तो ये क्वेश्चन आया था, तो ये बूंदी उत्तर होगा। इसे होर्स शू प्रकार की पहाड़ियाँ भी कहते हैं। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। पश्चिमी राजस्थान में पलाया झील कहाँ स्थित है? पलाया झीलें ये अस्थायी झीलें होती है, और रेगिस्तान में पवन के अपघर्षण से बने गर्तों के बीच जब पानी भर जाता है तो ये बनी हुई झीलें क्या कहलाती है? पलाया झीलें। खासतौर से पश्चिमी राजस्थान के अंदर जैसलमेर में पलाया झीलें देखने को मिलती है। 141 नंबर क्वेश्चन में उत्तर नंबर 3 होगा जैसलमेर। अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान को BCV पूरा नाम देखेंगे दोस्तों, BVC मिश्रा ने कितने भौगोलिक प्रदेशों में बांटा है? बहुत ही गजब का और बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। इस प्रश्न का उत्तर नंबर 4 7 भागों में होगा। दोस्तों, राजस्थान को BVC मिश्रा ने 7 भौगोलिक प्रदेशों में बांटा है। इनकी किताब का नाम है राजस्थान का भूगोल। राजस्थान का भूगोल नामक किताब किसकी है? BVC मिश्रा की है, और 1968 में इस किताब का प्रकाशन हुआ। इस किताब में BVC मिश्रा ने राजस्थान को 7 भौगोलिक प्रदेशों में बांटा है। ये भौगोलिक प्रदेश आप देख सकते हैं। नंबर 1 पश्चिमी शुष्क प्रदेश, नंबर 2 अर्ध शुष्क प्रदेश, नंबर 3 नहरी क्षेत्र, नंबर 4 अरावली प्रदेश, नंबर 5 पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश, नंबर 6 दक्षिणी पूर्वी कृषि प्रदेश, नंबर 7 चंबल बीहड़ प्रदेश।
इस प्रकार से ये 7 भौगोलिक प्रदेशों में BBC मिश्रा ने बांटा था। 143 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। किस जिले में सूर्य की किरणें सबसे पहले निकलती है? दोस्तों ये हमारा राजस्थान है। राजस्थान में यदि देखा जाए तो यहाँ सबसे पूर्व में हमारे कौन सा जिला है? धौलपुर। तो सबसे पहले किरण कहाँ दिखेगी? धौलपुर में। उत्तर क्या हो जाएगा? धौलपुर। सबसे बाद में कहाँ दिखेगी? जैसलमेर में। सूर्य उदय सबसे पहले कहाँ होता है? धौलपुर में। सूर्य अस्त सबसे बाद में कहाँ होता है? जैसलमेर में। ये बातें याद रखने लायक है, आसान बातें हैं, एग्ज़ाम में आपको ऐसी वैसी बातें याद रखनी ही पड़ेगी। चलिए दोस्तों 144 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। रावत बाटा परमाणु शक्ति गृह स्थित है। दोस्तों रावत बाटा जो है ये चित्तौड़गढ़ ज़िले में है। रावत बाटा परमाणु संयंत्र कहाँ है? चित्तौड़ में। वैसे इसका निर्माण 1963 में हुआ था और इसने कार्य शुरू किया 1973 में। दोस्तों ये चित्तौड़गढ़ में है रावत बाटा परमाणु संयंत्र। ये राजस्थान का पहला परमाणु संयंत्र है और उसके बाद राजस्थान का दूसरा परमाणु संयंत्र जो है वो बांसवाड़ा में बन रहा है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। तोरावाटी की पहाड़ियाँ किस क्षेत्र में विस्तृत है? तोरावाटी की पहाड़ियाँ दोस्तों हम अरावली के बारे में खूब सारा पढ़ चुके हैं। अरावली का ये खंड अलवर खंड है, ये दूसरा खंड जो है ये जयपुर खंड है, तीसरा है उदयपुर बोराट और चौथा है आबू खंड। तो ये जो पहला खंड है जिसको हम बोलते हैं उत्तरी पूर्वी अरावली अर्थात अलवर खंड, इस अलवर खंड में ही तोरावाटी की पहाड़ियाँ हैं अर्थात उत्तरी पूर्वी निम्न अरावली प्रदेश अलवर खंड में स्थित है तोरावाटी की पहाड़ियाँ। ये अलवर के बालादुर्ग से लेकर खेतड़ी सिंगाना के बीच है ये पहाड़ियाँ। वेरी इंपॉर्टेंट, उत्तर नंबर 1 शेखावाटी क्षेत्र होगा। वैसे तो दोस्तों तोरावाटी की पहाड़ियाँ जो है शेखावाटी में ही मानी जाएगी क्योंकि शेखावाटी में ज़्यादा विस्तृत है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 146 नंबर क्वेश्चन। राजस्थान का प्रमुख जल विभाजक है। अरावली पर्वतमाला राजस्थान की महान जल विभाजक है। दोस्तों अरावली पर्वतमाला जो कि राजस्थान को 2 बड़े भूभागों में बांटती है। आगे वाले भूभाग में यानी पूर्व का जो भूभाग है इस भूभाग में 50 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, जबकि पश्चिमी भाग में 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। ये अरावली पर्वतमाला है जो कि प्री कैम्ब्रियन काल में इसका उद्भव हुआ था। गोंडवाना लैंड का भूभाग है जो कि राजस्थान में मानसून के लिए जिम्मेदार है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। 147 नंबर क्वेश्चन। छांपी बांध किस जिले में है? दोस्तों छांपी परियोजना, छांपी बांध अकलेरा तहसील झालावाड़ में स्थित है। परवन नदी की सहायक नदी है छांपी जिस पर यह बांध बनाया गया है और अकलेरा तहसील में पेयजल और सिंचाई के लिए ये बांध बनाया गया है। तो ये झालावाड़ उत्तर होगा, छांपी। इसी प्रकार से चोली बांध और चोली परियोजना ये भी कहाँ है? झालावाड़ में है। काली सिंध की सहायक नदी दोस्तों चोली जो नदी है ये काली सिंध की सहायक नदी है जिस पर चोली परियोजना बनी हुई है और इस पर चोली बांध बना हुआ है झालावाड़ के पिरावा तहसील में। तो छांपी और चोली ये दोनों के दोनों झालावाड़ में है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। सोम कमला अंबा परियोजना किस जिले में है? सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना उदयपुर में, डूंगरपुर में, बांसवाड़ा, बारां। इस प्रश्न का उत्तर नंबर 2 होगा डूंगरपुर। क्या होगा? डूंगरपुर। सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना ये डूंगरपुर जिले के कमला अंबा गांव में है। दोस्तों यहाँ देखा जाए तो सोम का मतलब है सोम नदी पर, कमला अंबा का मतलब है कमला अंबा गांव। कहाँ है? डूंगरपुर में। कमला अंबा गांव में सोम नदी पर यह परियोजना निकाली गई है। डूंगरपुर के आदिवासी क्षेत्रों में सिंचाई की सुविधा विकसित करने के लिए सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना क्रियान्वित की गई है। दोस्तों इसी के साथ आपको एक और योजना याद रखनी है, परियोजना सोम कागदर। दोस्तों सोम कागदर जो है ये उदयपुर की खेरवड़ा तहसील में सोम नदी पर निर्मित है। उदयपुर जिले की खेरवड़ा तहसील में सोम नदी पर है सोम कागदर, जबकि सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना अमला कंबा गांव जो कि डूंगरपुर में है यहाँ पर सोम नदी पर है। चलिए दोस्तों गंग नहर का प्रारंभ कब हुआ? 149 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। गंग नहर दोस्तों गंग नहर जो कि फिरोजपुर पंजाब के निकट हुसैनीवाला में सतलज नदी से निकाली गई है। कहते हैं कि इसका शिलान्यास 5 सितंबर 1921 को हुआ था। 5 सितंबर 1921 को तत्कालीन बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने इसका
गंगा सिंह ने इसका शिलान्यास किया। बाद में इसका निर्माण पूरा हुआ 1927 में। कब पूरा हुआ? 1927 में 26 अक्टूबर 1927 को तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन ने गंग नहर का उद्घाटन किया। और वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 26 अक्टूबर 1927। तो इस प्रकार से प्रारंभ हुआ 26 अक्टूबर 1927, उत्तर नंबर 2 होगा। वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए दोस्तों, अगला और अंतिम क्वेश्चन आज का देख लेते हैं एक बार। इंदिरा गांधी नहर किस नदी से निकाली गई है? वैसे इस क्वेश्चन का उत्तर नंबर 2 सतलज नदी होगा। दोस्तों, इंदिरा गांधी नहर परियोजना पंजाब में सतलज और ब्यास नदियों के संगम पर बने हरिके बैराज से निकाली गई है। अर्थात जहाँ हरिका बैराज बना हुआ है वहाँ से इसको निकाला गया है। मुख्यतः सतलज नदी ही इसका उत्तर रहेगा। दोस्तों, ये 649 किलोमीटर लंबी एक नहर परियोजना है। कहते हैं कि 31 मार्च 1948 को गोविंद वल्लभ पंत ने इसका शिलान्यास किया। जवाहरलाल नेहरू ने इसका उद्घाटन किया। दोस्तों, आपको एक जानकारी देना चाहता हूँ, रावी और व्यास नदियों का राजस्थान को जो आवंटित जल है, टोटल वो जल जो है वो है 8.6 MAF। इस जल को 2 भागों में बांट करके राजस्थान को दिया गया है। नंबर 1, गंग नहर के माध्यम से, अर्थात गंग नहर के माध्यम से मिला है कितना पानी? रावी व्यास का जो पानी है उसमें से राजस्थान को कितना मिलना है? 8.6 MAF। उसमें से गंग नहर के द्वारा राजस्थान को कितना मिलता है? 1.11 MAF। बाकी बच गया 7.59 AMF, 7.59 MAF। ये मिलता है IGNP के द्वारा, इंदिरा गांधी नहर परियोजना के द्वारा। भारत का कौन सा राज्य राजस्थान की सीमा से नहीं लगता? पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। इस प्रश्न का उत्तर नंबर 4 हिमाचल प्रदेश होगा। दोस्तों, हमारा राजस्थान जिसके इस तरफ यहाँ पंजाब लगता है, 89 किलोमीटर सीमा बनाता है। यहाँ पर हरियाणा लगता है, 1262 किलोमीटर की सीमा बनाता है। यहाँ पर यूपी मिलता है, यूपी से स्पर्श होती है सीमा 877 किलोमीटर। और यहाँ से लेकर के यहाँ तक MP के साथ हम सीमा बनाते हैं 1600 किलोमीटर की। और यहाँ से लेकर यहाँ तक गुजरात के साथ हम सीमा मिलाते हैं 1022 किलोमीटर की। और ये जो रेखा है, ये रेड क्लिफ रेखा है, हम पाकिस्तान के साथ सीमा मिलाते हैं 1070 किलोमीटर की। दोस्तों, राजस्थान के साथ सर्वाधिक सीमा किस राज्य की मिलती है? मध्य प्रदेश की। दूसरी सबसे ज़्यादा हरियाणा की और तीसरी सबसे ज़्यादा गुजरात की। ठीक है दोस्तों, राज्यों की दृष्टि से देखा जाए तो। अगला प्रश्न है, 2001 से 2011 के दौरान निम्नलिखित में से कौन से जिले में सार्वलौकिक जनसंख्या वृद्धि हुई? दोस्तों, 2001 से 2011 का मतलब दशक के बारे में बात हो रही है, अर्थात दशकीय वृद्धि दर की बात चल रही है। किस जिले में सर्वाधिक जनसंख्या में दशकीय वृद्धि हुई? इस प्रश्न का जवाब हमें देना है। कोटा, अजमेर, जोधपुर, बाड़मेर। दोस्तों, इस क्वेश्चन का उत्तर नंबर 4 बाड़मेर होगा। राजस्थान में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर बाड़मेर की रही। अर्थात बाड़मेर की कितनी? 32.5%। दूसरी सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर रही जैसलमेर की। दोस्तों, जैसलमेर की रही है 31.8%। तीसरी सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर रही है जोधपुर की। दोस्तों, जोधपुर की रही है 27.7%। सर्वाधिक बाड़मेर, दूसरा स्थान जैसलमेर 31.8%, तीसरा जोधपुर 27.7%। न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर की बात करें तो दोस्तों गंगानगर की सबसे कम दशकीय वृद्धि दर रही है, अर्थात 10%। दूसरी सबसे कम रही है आपके झुंझुनू की 11.7%। और तीसरी सबसे कम रही है पाली के साथ 11.9%। याद रखें, सबसे कम दशकीय वृद्धि दर गंगानगर 10%, दूसरी सबसे कम झुंझुनू 11.7%, तीसरी सबसे कम पाली 11.9%। अगला प्रश्न,
राजस्थान में न्यूनतम महिला साक्षरता 2011 थी। महिला साक्षरता की बात करें तो हमारे देश में महिला साक्षरता सबसे ज़्यादा, हमारे देश की बात करें तो सबसे ज़्यादा रही है केरल की, पुरुष और महिला दोनों की, और कुल साक्षरता भी। जबकि राजस्थान की बात करें तो कोटा की सर्वाधिक महिला साक्षरता रही है 65.9%। सबसे ज़्यादा किसकी रही? कोटा की। जबकि महिलाओं की सबसे कम साक्षरता रही है जालोर की। कितनी रही है? 38.5%। दोस्तों, पुरुषों में सर्वाधिक साक्षरता रही है झुंझुनू की 86.9% और सबसे कम रही है प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा दोनों की 69.5%। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न। राजस्थान का ग्रेनाइट उद्योग का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है जयपुर, मकराना, जालोर, किशनगढ़। उत्तर नंबर 3 होगा जालोर। क्रायोलाइट की चट्टानों से निर्मित ग्रेनाइट जो कि जालोर का प्रसिद्ध है, और जालोर का जो ग्रेनाइट है वो गुलाबी रंग का है। दोस्तों, मरकरी जैसा लाल रंग मिलता है बाड़मेर के सिवाना और गुंगेरिया में। काला डेरा जयपुर में काले रंग का ग्रेनाइट, जबकि जैसलमेर के पीथला गांव में पीले रंग का ग्रेनाइट देखने को मिलता है। अगला प्रश्न। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 15 पर निम्न में से कौन सा नगर नहीं आता? दोस्तों, NH15, पुराना NH15 जो कि राजस्थान का सबसे लंबा NH हुआ करता था। राजस्थान में इसकी लंबाई 875 किलोमीटर हुआ करती थी। वर्तमान में इसका नया नाम क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 62, 11, 68। याद रखें, मैं पद एक बार पहले समझा चुका हूँ। दोस्तों, नेशनल हाईवे के सारे वीडियो इतने गजब के मैंने बना दिए हैं, और प्ले लिस्ट में जा कर के आप NH देखेंगे तो सारे के सारे आपको NH मिल जाएंगे एकदम नवीनतम डेटा के अनुसार। दोस्तों, NH15 जो कि पठानकोट से शुरू होकर गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर और उसके बाद में जोधपुर के फलोदी और